हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का ये सेकंड वीडियो है। तो आपको पता होगा हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा था। हो सकता है कोई एक टॉपिक उसमें से एक या दो माइन्यूट टॉपिक अगर छूट गए हों तो हम उसे आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब तक डिफरेंट स्कूल में पूछे जा चुके हैं, जिन्हें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके हाफ ईयरलीज में भी पूछे गए हों। तो ऑलमोस्ट मेरे पास आज 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको कि आपको दे दिए कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ें दे दी हैं, ठीक है, जैसे एयर हो गया, स्टोन हो गया, दूसरा स्मेल हो गया, थॉट हो गया, नेक्स्ट स्माइल हो गया। आपसे पूछेगा विच ऑफ दीज आर और इज मैटर, ठीक है। तो हमें पता करना होगा कि इसमें से क्या क्या मैटर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैटर जो चीज़ें हैं, और यहाँ लिख रहा हूँ नॉट मैटर, ठीक है, जो मैटर नहीं है। जैसे कि एयर, आप सबको पता है एयर क्या है, मैटर है ना। दूसरा है स्टोन, स्टोन इज ऑल्सो अ मैटर, ये भी बात सही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मेल, मैं यहाँ पर स्मेल को मैटर में रखूँगा, मैं बताऊँगा क्यों। नेक्स्ट हमारे पास है थॉट, यानी ये मैटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्माइल, ये भी मैटर नहीं है। होगा क्या, मान लीजिए अगर हम स्मेल की बात करें तो स्मेल का मतलब है वो एयर जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, जिनकी वजह से एयर की अपनी एक डिफरेंट फ्रेगनेंस बन गई है। अगर मैं बात करूं खाने की स्मेल की, तो उसके अंदर ड्रॉपलेट्स हैं, या तो फैट मॉलिक्यूल्स की या मसालों की ड्रॉपलेट्स हैं, जिनकी वजह से वो एयर अब उस खाने के जैसा स्मेल कर रही है। दैट इज वाई हमने यहां पर इसे क्या रखा है, मैटर रखा है, बिकॉज इट कंटेन सम ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। इट मे बी फैट और इट मे बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। किसी भी तरह की आप फ्रेगनेंस ऐड करते हैं खाने में, वो भी किसी तरह की स्मेल होगी, तो उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसा हो सकता है इसी क्वेश्चन के जैसे कुछ और चीज़ें वो आपसे पूछ लें, तो मेरा मतलब है कि हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर हम जाएं सेकंड क्वेश्चन पर, तो सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादातर केसेस में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको टेम्परेचर चेंज करना होगा, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा। वो आपसे कहेगा कि सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या केल्विन में वो चेंज करने के लिए कहेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो ज़्यादातर केसेस में पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेम्परेचर कन्वर्जन का। टेम्परेचर कन्वर्जन अब यहाँ पर हम किस में करेंगे, यहाँ पर केल्विन टू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन पूछा जाता है। नॉर्मली यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, केल्विन एक एसआई यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है केल्विन टेम्परेचर की। मतलब टेम्परेचर जब भी नापा जाएगा, whenever we use to measure temperature for scientific calculation we use this Kelvin, this unit of temperature Kelvin। फिर डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, डिग्री सेल्सियस एक मैट्रिक यूनिट है, ठीक है। तो हम इसे डिग्री सेल्सियस को हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जब स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करी तो स्टैंडर्ड यूनिट हमने सारे देशों ने मिलकर तय करा था कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे या साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज करेंगे वो हमेशा केल्विन में होगा। तो अगर मान लीजिए रशिया को अमेरिका
अमेरिका से कोई डेटा चाहिए टेम्परेचर का या मून के टेम्परेचर का, मार्स के टेम्परेचर का, तो वो केल्विन में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई ये केल्विन यहाँ पर है। और डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन के आने से पहले बहुत सारी और यूनिट चलती थी, जैसे फ़ारेनहाइट हो सकता है, जैसे कि आपका जो घर में जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिखाता है, डिग्री सेल्सियस में भी दिखाता है। अब हम वापस चलते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कैसे चेंज करेंगे। अगर मैं कहूँ कि केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो अब समझिए इस चीज़ को, हम जो भी डिग्री सेल्सियस होता है अगर उसमें 273 ऐड कर दें तो मुझे केल्विन मिल जाता है। तो मेरे पास डिग्री सेल्सियस कितना था, 100। अगर मैं यहाँ पर 100 में 273 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाता है 373 केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा दे दे, वो कन्वर्ट 500 और समथिंग, चलिए 500 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 100 मुझे 273 ऐड करना पड़ता है। जैसे 100 में 273 ऐड करा तो मुझे 373 केल्विन मिल गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि केल्विन एक छोटी यूनिट है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस एक बड़ी यूनिट है। क्यों, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए ना, केल्विन में अगर मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस है प्लस उसके साथ साथ दूसरी और भी चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर केल्विन को मुझे चेंज करना था डिग्री सेल्सियस में तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ से 273 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है आपसे स्टेट्स बतानी है, स्टेट्स ऑफ मैटर एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर एट टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर दे देगा, जैसे कि वो आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर की मुझे स्टेट बतानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका आंसर होगा लिक्विड प्लस वेपर दोनों, ठीक है। क्यों, इसे समझिए। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बॉईल करना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बॉईल हो रहा है, कुछ बॉईल होना शुरू हो गया है, कुछ बॉईल हो रहा है। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉईल होकर वेपर में चेंज हो चुके हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉईल होने के बाद वेपर में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो लिक्विड मिलेगा, जो वाटर मिलेगा, वो मुझे दोनों फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। दूसरा, वो पूछ सकता है आपसे कि वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसने क्या बोल दिया आपसे, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल गेट इनटू आइस, यानी इसकी स्टेट क्या होगी, इट विल बी सॉलिड। तो इस तरह के क्वेश्चंस और पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके जैसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दूसरा और लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे चेंज होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किन चीज़ों से ऑल्टर होता है या अफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सरफेस एरिया इंक्रीज कर दूं, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, है ना, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसे समझते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक कप में चाय है, ठीक है। तो कप का जो सरफेस, जो लिक्विड का यानी जो चाय का सरफेस है जो हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, वो बहुत छोटा सा है ना, सर्कुलर है। अगर मैं इसी चाय को एक बड़े बर्तन में, सॉसर में अगर मैं पलट दूं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द सरफेस ऑफ लिक्विड इन दिस केस टी, द सरफेस
ऑफ टी इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट इज इंक्रीज्ड व्हेन वी पॉर इट इनटू सॉसर। जब हमने उसे सॉसर में पलट दिया तो जो टी का जो सरफेस था एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो बढ़ गया है। पहले कप में था, अब सॉसर में हो गया। तो जब हम बात करते हैं एवेपोरेशन की तो रेट ऑफ एवेपोरेशन विल गेट इंक्रीज्ड, है ना। इसके साथ एक चीज़ और समझते हैं, जब जब एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन के साथ आएगी कूलिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो कूलिंग लिखा हुआ है, होगा क्या समझिए इसे। मान लीजिए इस सॉसर में मैंने जो चाय अभी मैंने पॉर की थी, ठीक है, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स आसपास की एनर्जी लेकर एवेपोरेट हो जाएंगे। तो आसपास से जब वो एनर्जी ले रहे हैं ना, तो आसपास की जो एनर्जी थी वो कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसी से क्या आएगा, कूलिंग आएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसका दूसरा क्या हो सकता है, अगर जो एनवायरनमेंट है, एयर है, उसमें ह्यूमिडिटी कम हो, मॉइस्चर कंटेंट कम हो, तो एवेपोरेशन बढ़ जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आ जाता है कि एक जो पॉट होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, उसमें कैसे कूलिंग आती है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है जब हम बात करते हैं कि क्या जो सर्दियों में कपड़े हम सुखाते हैं बाहर और गर्मियों में जो कपड़े सुखाते हैं, तो क्या उनके सूखने के टाइम में कोई चेंजेस आते हैं। तो गर्मियों में वो जल्दी सूख जाते हैं, इस वजह से नहीं कि सूरज तेज निकल रहा होगा, बल्कि इस वजह से जो गर्मियां होती हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जितना भी आसपास मॉइस्चर होता है वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट ऊपर हो जाता है, और यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट यानी ह्यूमिडिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से कपड़ों में से भी इवेपोरेशन तेज़ हो जाएगा। वो जो मॉइस्चर कंटेंट था वो एयर में चला जाएगा, ठीक है। इसी के जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है समर कूलर जो हॉट डे होंगे उसमें ज़्यादा अच्छी कूलिंग देता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी कम हो गई थी, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ये पूरा का पूरा एवेपोरेशन का जो रेट था वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने से तो कूलिंग या इवेपोरेशन बढ़ ही जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इवेपोरेशन का रेट कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट करो भैया, आगे बढ़ो और आगे। बस ये ना पूछ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। किसी भी चीज़ का वो रीज़न पूछेगा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे समर कूलर वाला, वो पूछ सकता है समर कूलर जो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ज़्यादा कूलिंग करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे अर्थन पॉट वाली, है ना, अर्थन पॉट, उस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है कि जो हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो हम जो क्लॉथ्स अपने
धूप में सुखाते हैं तो उनके जो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स हैं तो उसे हम समझ सकते हैं। इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी वो और पूछ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें इसमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाने वाला हूँ जो कि पूरे की पूरे हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देती है। तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस, है ना। तो डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो पहली डेफिनेशन आ जाती है वो जो 6 के 6 कन्वर्जन वाले प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कंडेंसेशन हो गया, इसी को हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फिर बॉइलिंग आ जाता है, इवेपोरेशन आ जाता है, डिपोजिशन आ जाता है और सब्लिमेशन आ जाता है। इसके अलावा लेटेंट हीट वाले 3-4 जो हमारे पास डेफिनेशन हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो बेसिकली हमारे पास ये डेफिनेशंस आ गई। इसके साथ साथ हमारे पास डेफिनेशन में ही और क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती हैं जब हम बात करते हैं इनके डिफरेंशिएट बिटवीन की। डिफरेंशिएट बिटवीन, जैसे कि बॉइलिंग पूछ सकता है, वो बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन पूछ सकता है, इवेपोरेशन, है ना, ये आ जाता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन का। कन्वर्जन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर एट टेम्परेचर, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं है कि हर बार पूछा जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम से पूछा जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ सब्लिमेशन कैसे चेंज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप किसी भी चीज़ के किसी भी दो चीज़ें जो एक जैसी आपको लग रही हूँ उसके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन पढ़ना ना भूलें, ठीक है। जैसे कि इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में क्या अंतर है, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग में और बॉइलिंग में क्या अंतर है, वो चीज़ें हम याद कर सकते हैं। फिर डिपोजिशन और सब्लिमेशन में क्या अंतर है, वो हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें अगर आ जाती हैं तो इसमें मैं लिखना चाहूँगा, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसा कुछ है नहीं। न्यूमेरिकल में आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो उसमें से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाने वाला है, ठीक है। लास्ट में अगर हम इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करना चाहें तो हमारे पास इन सब के अलावा पूछा जा सकता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर का एक डिफरेंशिएट, स्टेट्स ऑफ मैटर का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कैसे पूछा जा सकता है, वही टेबल जो मैंने आपसे बार बार बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इसे आप ऐसे ही याद करें, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ याद करें कि इनके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में ज़्यादा होंगे, उस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हम ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद ये चैप्टर इतना ही था और इसमें सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और हम कल एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के डाउट हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट को भी कवर करेंगे, ठीक है।